आजकल ये चलता है जो आपका शौक है, आपका शौक अगर आपको कहीं दूसरी जगह ऊपर बहुत लेके जा सकता है, तो आप उसको करो। लेकिन ये जो फ़ील्ड है ना फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग है। आपको अपना शौक अगर फ़ोटोग्राफ़ी है, उसके लिए आपको एक इनकम बनाना ज़रूरी है। वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? कैसे मिलते थे आपसे या उनसे जब आप फ़ोटोग्राफ़ी करते थे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यू ऑल। मैं माहिन वाहिद बलोच के साथ एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट आए हुए हैं। फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड के हवाले से वो आज हमसे बात करेंगे। वो नेचर फ़ोटोग्राफ़ी करते, पोर्ट्रेट करते, लैंडस्केप और उनको साथ ही उनको एडवेंचर करने का बड़ा शौक है। वो सर्वाइवल ट्रेनिंग्स पे जाते हैं, एडवेंचर करते, ट्रैकिंग करते। तो आपसे मिलवाते हैं फ़हद जिलानी से। फ़हद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक। आप सुनाएँ खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ। बताएँ हमें अपने बारे में, अपने काम के बारे में, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया और आज आप हमारे सामने हैं? ये काम जो स्टार्ट किया है बेसिकली जब स्टार्टिंग में जो थोड़ा-सा मुझे अगर देखा जाए तो 2010 से मुझे जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी का शौक था, तो मैंने स्टार्ट लिया था, ठीक है? और उसमें मैं पोर्ट्रेट्स वग़ैरह थोड़े से करता था और साथ में लैंडस्केप्स करता था। लैंडस्केप्स मेरा शुरू से शौक था, तो वो मैं अपनी एक हॉबी के लिए साइड बाय साइड में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक ही काम तो होता नहीं कराची हुँ। में रहते हुए, तो मेरा जॉब भी थी। मेरी पूरी डिज़ाइनिंग की अपनी एक फ़ील्ड थी जहाँ से मैंने प्रॉपर एजुकेशन ली है। मैंने बैचलर टेक्सटाइल में किया है एक यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा जो है मैंने ग्राफ़िक्स के कोर्सेज़ किए हैं। मैंने अरीना मल्टीमीडिया से प्रॉपर्ली जो है एएमएसपी पूरा कंप्लीट किया 4 इयर्स का। फिर उसके साथ-साथ जो है वो फिर मैंने इंटर्नशिप्स वग़ैरह भी की हैं। और फिर मैं बाहर चला गया था, तो वहाँ से मैंने अभी कोर्सेज़ वग़ैरह किए हैं वहाँ से। उसके बाद फिर वापस मैं आया था और उसके बाद फिर यहाँ जॉब्स वग़ैरह मैंने प्रॉपर्ली की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ के अंदर, फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड भी है और साथ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी है। तो ये मेरे 2 पैरामीटर्स हैं, लेकिन कहते हैं कि जो डिज़ाइनर होता है वो एट द एंड फ़ोटोग्राफ़ी की भी हॉबी रखता है। तो ये एक अलग चीज़ है, होती भी नहीं भी होती। मेरे बहुत से दोस्तों को नहीं है, वो अभी भी सिर्फ़ डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन मुझे शौक था और मैंने डिज़ाइनिंग भी के साथ-साथ फ़ोटोग्राफ़ी अपना शौक साथ रखा है। आपने अपने शौक को करियर की तरफ आप लेकर आए। जैसे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास इसको करियर नहीं माना जाता। अगर हम फ़ोटोग्राफ़र्स को देखते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड के बारे में बच्चे आना चाहते हैं, तो पेरेंट बड़े इनसिक्योर होते हैं। वो कहते हैं कि इस फ़ील्ड में इसका कोई फ़ील्ड ही नहीं है या इसका कोई स्कोप ही नहीं है। तो आपने अपने आप को कैसे मनवाया? क्योंकि इट इज़ वेरी चैलेंजिंग वर्क इन पाकिस्तान। अगर हम देखें कि अभी भी बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, अभी बच्चे अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे आए इसमें? अच्छा, ये एक डिफरेंट थोड़ी-सी चीज़ है, इसमें मुश्किल होता है। इतना हमें लग रहा होता है कि फ़ोटोग्राफ़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए हर बंदे की ना अपनी एक खुशी होती है, चीज़ जिसको वो समझता है हॉबी होती है। कुछ लोगों को बाइक्स का शौक होता है, वो बाइक्स करते हैं, ठीक है? महँगा शौक है। कुछ लोगों को जो है वो क्रिकेट का शौक होता है, मैंने क्रिकेट भी बहुत खेली है, मुझे शौक था। तो कुछ लोगों को जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी का शौक होता है, ये शौक है। अब ये शौक को आप कैरियर कैसे बनाते हैं, वो इस तरह बनाते हैं कि आप इसको सीरियस कितना लेते हो। मेरे पास अपना कैमरा नहीं था, मैंने अपने कज़न से कैमरा लेके जाता था और उनके कैमरे पे मैंने D90 के ऊपर मैंने फ़ोटोग्राफ्स लेना शुरू की। स्टार्टिंग के पीरियड स्टार्टिंग बिल्कुल न, और मुझे शुरू से ही जो है ना, मैंने सिर्फ़ नायकॉन मुझे पसंद था, तो मैं नायकॉन पे ही, मेरा पहले पास भी कैमरा आया तो नायकॉन आया। फिर उसके बाद नायकॉन के ही जो कैमरा मैंने सेकंड लिया था, तो मैं असल में शुरू में ये हुआ था कि उस वक़्त कोई हाइलाइट करने के लिए कोई, जैसे कोई ब्रांड होता है ना, कैमरे कैनन होता है और कुछ थे, मेरे सामने इतना कुछ था भी नहीं। मैंने सिर्फ़ पिक्चर्स लेना शुरू की, तो मैंने पेजेज़ पे अपने पेज क्रिएट किया, मैंने उसपे पिक्चर्स लगाई। तो शुरू में अच्छा एक्सपोज़र था कि उस वक़्त लोग डीएसएलआर यूज़ ही नहीं करते थे, किसी के पास था ही नहीं। तो जिनके पास होता था, वो बस ये शौक करते थे और बाकी वो अपनी जॉब करते थे। तो मैंने अपने एज़ अ हॉबी जॉब के स्टार्ट किया, मैंने कहा देखते हैं भाई क्या होता है। लेकिन उसका मुझे रिटर्न बहुत अच्छा मिला। मैंने स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की, फिर मैंने लैंडस्केप्स लेना शुरू किए। जब मैंने पेजेज़ पे लगाया तो मैं नायकॉन वालों ने काम देखा, तो नायकॉन वाले फिर अपने पेज पे शेयर करना शुरू किया। उसके बाद
फिर नायकॉन वालों की तरफ हम उन्होंने बुलाया तो हमने एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर हम उनके पास हुए। फिर उन्होंने अपने कैमरे फिर अपनी जो भी वो लेके जाते थे अपने साथ ग्रुप्स वगैरह पे मैं गया उनके साथ, अपना भी करता था। तो वहाँ से एक्सपोज़र मिलना शुरू हुआ कि भाई एज़ अ फ़ाज़ जिलानी को लोग जानना शुरू हुए, कि उनका काम देखना शुरू हुआ। फिर आज जो मुझे टाइम हो गया इतना, तो लोग अब काम भी जानते हैं, देखा हुआ भी है, किसी को कुछ पूछना होता है तो वो पूछते भी हैं मुझसे। तो और हर दौर में मैंने नायकॉन ही लेता हुआ मैं आगे तक आया हूँ, सही है। और उसके अलावा और ब्रांड्स भी मैंने ट्राई किए हैं। देखिए, स्टार्टिंग में लोगों का अप्रोच करना बड़ा मुश्किल होता है। आप जैसे काम करते थे, इसको एज़ अ हॉबी चलाते थे, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो आप डिफरेंट इवेंट्स पे जाते हो, लोगों को ये समझ नहीं आती। हमारे पास देखिए 2 सिनेरियो हैं। एक तो हम देखते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र्स है, ये तो हर चीज़ में फ़ोटोग्राफ़ी कर सकता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि जो लोग इवेंट करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो लोग नेचर पे काम करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसके बारे में हमें बताएँ, क्योंकि हम तो कहते हैं कि बस फ़ोटोग्राफ़र है, कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकता है। तो ये कैसा चैलेंज है आपने फ़ेस किया है? देखिए, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ज़रूरी नहीं है लैंडस्केप करने वाला अच्छा पोर्ट्रेट भी करता हो, इवेंट्स भी कवर करता हूँ। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने वेडिंग्स से ही स्टार्ट किया, क्योंकि देखिए अर्निंग का एक ज़रिया बनाना होता है। और आपको कैमरे लेने थे, मुझे लेंसेज़ लेने थे, मुझे अपने गैजेट्स बनाने थे। वेडिंग, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट्स करना जानता था, तो मैं अभी भी वेडिंग में इतने टाइम से, अभी तक मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए, मैं अभी तक जो है मैं पोर्ट्रेट्स ही करता हूँ। वेडिंग में? यस, मुझे ग्रुप्स बोलेंगी मैं नहीं करता। अब कोई मुझसे इवेंट करवाने भी आता है तो उसको ये पता है कि फ़हाद जो है वो आउटडोर शूट्स पोर्ट्रेट्स करेगा या तो इवेंट के अंदर पोर्ट्रेट्स कर लेगा रिक्वायरमेंट पे, अगर उनकी होती है, वरना अदरवाइज़ मैं नहीं करता, ठीक है। अब तो ख़ैर मैंने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि अब टाइम वैसा नहीं रहा, मेरे पास काम दूसरा बहुत सारा है, एक्सपोज़र काम बढ़ चुका है, उसको भी मैं देख रहा होता हूँ। तो पहले ऐसा था कि मैं, हाँ, आउटडोर्स होते हैं तो मैं ज़रूर करता हूँ। अब लैंडस्केप्स की अगर आप बात करें कि लैंडस्केप तो मेरा अपना शौक था ना, वो तो मुझे करना ही था। पोर्ट्रेट से मुझे एक हेल्प ये मिली कि वेडिंग्स मेरा अच्छा चल गया, और हर दौर में मेरा वेडिंग्स अच्छा चलता रहा, अच्छा चलता रहा। लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी पर्सनल लाइफ़ थोड़ी किल हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अब मेरी मेरी शादी भी हुई, मेरी मेरी अपनी पर्सनल लाइफ़ भी है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें क्या होता है, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, ठीक है? रात को आप लेट आ रहे हो। बिल्कुल, और लेट आते हैं, फिर सुबह फिर काम पे जाना होता है। यहाँ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि सुबह मुझे 8-9 बजे काम पे पहुँचना है, और रात को मैं 1-1 2-2 बजे आ रहा था। यहाँ मेरी जो सेहत थी वो भी डाउन हुई, लेकिन पैशन था ना, कुछ करना था, कुछ बनना था, फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जहाँ तक अगर बात आपने की है कि लोग ये समझते हैं कि जॉब 9 टू 5 करके आप अच्छा कर सकते हो, तो और सैटिस्फाई रह सकते हो। सैटिस्फाई रहते हैं, तो हाँ, मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल गलत अप्रोच। बिल्कुल। अगर आपकी कोई शौक है और आपका वही बिज़नेस बन जाए, तो उससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि आपको वो 9 टू 5, फिर आपको वो बुरा नहीं लगेगा 9 टू 5 हो या 9 टू, 24 हॉवर 7। फिर वो 24/7 भी आप काम करें। तो ये जो शौक होता है ना, उसका कहते हैं कि कोई मोल नहीं होता। और मेरे हिसाब से अगर अपनी बात करूँ, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि मुझे दोनों काम करने में मज़ा आता था। मैं अपनी जॉब को लेके भी चल रहा था, क्योंकि एक प्रॉपर अर्निंग हर महीने की चाहिए आपको। साथ में वेडिंग से आप अपने गैजेट्स को अपग्रेड करो, ताकि आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ सके, और उससे और भी काम होते थे। तो बहुत हेल्प मिली है इस चीज़ से मुझे, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो हमारे जैसे माइंड में आता है कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो जिनका पीआर नहीं है, जो मतलब कॉमन बैकग्राउंड से इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको जानने का बड़ा शौक होगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या आती है। क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि अगर कोई 9 टू 5 जॉब कर रहा है कि हाँ, वो सिक्योर है, बट लोगों के तो माइंड में वो चीज़ें नहीं आती। तो मैं आपसे बहुत पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मतलब जस्ट फोटोग्राफी के काम के हवाले से? देखिए, मेरा तो अपना एक सेटअप भी है। नहीं, वो सेटअप की बात नहीं कर रही मैं, आपके जो काम को आप लेकर आए हो, जिस काम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको देख रहे होंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए अगर कोई सा एक आइडिया आप देना चाहें कि आपने स्टार्टिंग में कितना आप कमाते थे, या अभी इतने सालों के बाद क्या चेंजेस आई, तो उसे हमें। मैं सबसे जो वही जो मेरा अपना पैटर्न था, वही मैं बोलूँगा। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब करो, और साथ-साथ आप अपने मनमाने के लिए आप अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। ठीक है, अब मुझे पता है कि 9 टू 5 की जॉब के बाद आपका सैटरडे संडे बचता है। आप सैटरडे संडे निकलो, आप प्लान करके निकलो कि मुझे एक वीकेंड पे ये काम करना है, एक वीकेंड पे ये करना है। स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, आप एक वीकेंड निकलो, ख़्याल से निकलो, देखते हुए निकलो कि कहाँ करनी है।
स्ट्रीट फोटोग्राफी सबसे अच्छी सदर टावर इन जगहों पे बहुत अच्छी होती है, या किसी मार्केट में चले हैं आप, वहाँ पे आपको अच्छी मिलेगी। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी से स्टार्ट लो, ठीक है। लैंडस्केप करने हैं तो सनसेट के शॉट्स भी मिल सकते हैं आपको। आपको थोड़ा बाहर निकलने के गडानी की तरफ आप चले आओ, अच्छी जगह चले आओ। सी व्यू की तरफ नहीं बोलना, वहाँ पे तो खैर छोड़ दें आप। अच्छी जगह चले आओ जहाँ पे आपको लग रहा हो, इस तरह की जगह की शॉट्स लो, ठीक है। अपने पास कलेक्शन जमा करें, कलेक्शन पेजेस पे लगाएं। पेजेस पे लगाने के बाद लोग काम आपका खुद ही देखेंगे। थोड़ा टाइम लगता है सब जल्दी सब कुछ, लेकिन हमारे दौर में तो बहुत ही टाइम लगता है। बहुत टाइम। अब तो खैर बहुत ही अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए। अब तो बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे लगाओ, आप फेसबुक पे लगाओ। कितना टाइम लगा मतलब इन ये मुझे शुरू में ये हुआ, अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, बस वही वाली बात है कि मुझे इतना टाइम नहीं लगा। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो बहुत जल्दी जल्दी ना लोगों के सामने आ गया, और फिर मेरी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। उनसे मैंने बहुत हेल्प ली है, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। उनमें बहुत सारे लोगों का काम, मतलब पीछे बहुत सारे लोग हैं। मेहनत तो अपनी है ही, लेकिन उन लोगों का भी साथ है। फिर वो बात है, आपका जितना अच्छा अखलाक होता है ना, लोग आपको उतने अच्छे से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मुझे तो इतना टाइम नहीं लगा ऊपर आने में, क्योंकि मेरे पास स्किल्स जो थे वो राइट टाइम पे राइट जगह लग गए, तो वो काम आ गया। नहीं, क्या है ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप वेल एजुकेटेड होके आए या आप स्किल बेस के साथ आए तब जाके आपने ग्रो किया, क्योंकि समहाउ तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि बस कैमरा उठा के लेके हमें स्टार्ट करना है। उनको उनकी हिस्ट्री नहीं पता होता, उनको उनके बारे में नहीं पता होता। तो ये भी वजह हो सकता है कि आप इतनी जल्दी आपने ग्रो किया या आप लोगों के नज़र में आए। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ। मैं फ़ोटोग्राफ़ी करने से पहले मैं मैं ना अपवर्क वगैरह पे डिज़ाइनिंग के वो शॉट वो करता था, और मैं डिज़ाइनिंग के कॉन्टेस्ट खेलता था। अच्छा। डिज़ाइनिंग के कॉन्टेस्ट वो होते हैं जिस तरह लोगो डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन्स वगैरह, या आपके साथ-साथ बैनर्स हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई। इनके कॉन्टेस्ट में करता था डॉलर्स में, उनकी पेमेंट्स आती थी। वो मेरा एक नशा लग गया था। अब समझें कि वो शौक हो गया था मुझे। मैंने बहुत काम किया, लेकिन फिर मेरी जब शादी हुई मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। फिर मुझे क्या करना चाहिए? उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को बैक करने के लिए मुझे फ़ोटोग्राफ़ी को एक एक ऐसा फ़ील्ड बना के मैंने ज़हन बनाया था कि मुझे उसको लेके भी चलना है। फिर मैं साथ-साथ मैंने उसको किया, तो उस चीज़ को हटाया, लेकिन जॉब अपनी नहीं छोड़ी। देखिए याद रखें, आप जिस जगह रहते हैं, जिस कराची जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ पे एक चीज़ से आपका काम नहीं चलता, चाहे किसी भी दौर में जो भी हालात हों। आप साथ-साथ अपने रहते हैं। मैंने अपनी एजुकेशन किल की, वो काम मैंने किया, लेकिन साथ-साथ अपने शौक को भी लेके चला हूँ। शौक और वो काम दोनों को लेके चला हूँ, तो आज आपके सामने हूँ, बैठा हूँ। आप देख सकती हैं कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार्स भी किए। मुझे नायकॉन से एज़ अ गेस्ट स्पीकर मुझे बुलाया भी गया है बहुत सी जगहों पे। मैंने एनडी, बहरिया यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, हर जगह मेरे सेमिनार्स हुए हैं। इनफैक्ट जहाँ से मैंने पढ़ा है, अरीना मल्टीमीडिया, वहाँ मुझे इनवाइट किया था कि आप आके ज़रा बच्चों को थोड़ा-सा बताएँ। तो वो बताने का मकसद क्या था कि मेरी जर्नी जो इतनी गुज़री है, वो उसके पीछे मेरी कुर्बानियाँ थी अपनी, उसके पीछे स्ट्रगल थी मेरी अपनी, जो आज मुझे जो है वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने में कोई मसला नहीं। अब टाइम ऐसा है कि अब तो मैं जॉब नहीं करता, डेफ़िनेटली मेरा अपना काम है, वो भी देखता हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं, इसको मैंने लेके चलना है अपने साथ। मतलब ऐसा होता है ना सम टाइम कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं होने दिया। आपको जहाँ से कॉल आया आप वहाँ पे जाते गए, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये तो होना हर किसी में नहीं होता। तो आप मुझे बताएँ कि मतलब मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। अभी के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो बहुत चीज़ें आगे आ गई हैं, रील्स पे लोग हैं, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं। लेकिन पहले के टाइम में कभी आपको या फेस हुआ कि लोग मतलब आपकी फैमिली में आपके वालिदा से या आपके अब्बू से लोग बोल रहे कि क्या करता है आपका बेटा? क्योंकि लोगों को तो समझ नहीं आता ना कि फ़ोटोग्राफ़ी एक फ़ील्ड है। कभी ऐसा कुछ आपके लाइफ़ में आया जिससे आपको उनको बोलना पड़ा या बिल्कुल ऐसा हुआ है लोगों को। जैसे मेरे अपने फैमिली माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग मेरी पूरा बैक वेल एजुकेटेड? वेल एजुकेटेड फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सारे, और मैं खुद भी एजुकेटेड, मैं काफ़ी मैंने चीज़ें वगैरह की हुई। उसके साथ साथ मेरा ये शौक था। जब मैं इस शौक को लेकर आया तो मुझे तनकीद तो भाई होती है फैमिली में कि यार ये फोटोग्राफर बन गया, ये क्या क्या कर लेगा, कितना कमा लेगा, वो समझ में नहीं आ रही। अरे भाई वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन मेरे अब्बू कहते थे कि भाई वो इसका शौक है,
अब मैं इसको रोक नहीं सकता, अगर उसको करना है तो वो करे। साथ में वो दूसरा काम भी करता है, मतलब जॉब करता है प्रॉपर्ली, तो वो कहते हैं कि नहीं तो फोटोग्राफी क्या मतलब, ये तो कुछ कमाएगा नहीं, कुछ नहीं है। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आपका शौक है और आप वो करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप रुको नहीं उसमें, आप आगे आओ, करो। वो क्या पता वो शौक आपको कहाँ ले जाए। आज आप खुद देखें, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए सर पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं या जो वीडियोस बना रहे हैं, उन सबको आप उठा के उनका बैकग्राउंड देख लें आप। वो लड़के पढ़े लिखे हैं सारे, और साथ में वो ये काम अब उनका एज अ बिजनेस ही बन गया, तो वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। भाई सही बात है ना, जहाँ से आपको फायदा भी हो रहा है आप उसी तरफ जा रहे हो। और वही बात है, आपका शौक अगर आपका बिजनेस बन गया तो क्या ही बात है। बहुत ज़बरदस्त। तो हम क्यों अपने एक जनरेशन को रोक रहे हैं? मैं तो नहीं रोकूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, मेरी अगर मेरी बेटी है, वो कहेगी कि मुझे जो है वो आर्टिस्ट बनना है, तो मैं कह रहा हूँ गो अहेड बेटा, आप बनो। किसने रोका है आपको आर्टिस्ट बनने से? आप वही करो जो आपका दिल चाह रहा है। जबरदस्ती बच्चों में मुसल्लत नहीं करोगे, नहीं तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, ये बेकार की चीज़ है। आजकल ये कुछ नहीं चलता। आजकल ये चलता है जो आपका शौक है। आपका शौक अगर आपको कहीं दूसरी जगह ऊपर बहुत लेके जा सकता है तो आप उसको करो। आप बच्चों में मुसल्लत नहीं करो। अगर आपका बच्चा फोटोग्राफर बनना चाहता है तो उसको सुन तो लो, उसके दिल की आवाज़ तो सुनो। क्या पता वो आपको ऊंचाइयों पे ले जाए। और हो सकता है वो आप बना रहे हो उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बना रहे हो, तो डॉक्टर बन तो गया है भाई वो, लेकिन बनने के बाद भी अगर वो यही काम कर रहा है तो डिग्री का क्या करना है? कोई काम की नहीं है डिग्री। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, वो डिग्री वो किसी और के काम आ सकती थी, वो ज़ाया हो गई है। तो हम लोग सॉरी टू से, हम लोग जो है ना इस चीज़ को ना हम समझते नहीं हैं। हमारे पेरेंट्स, घर वाले, वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन समझो अपने बच्चे के दिल की आवाज़ भी समझो। मैंने किया भाई, मेरा शौक था, मैंने पूरा किया, मेरे फादर ने मुझे समझा, उन्होंने मुझे गॉड दिया मैंने चीज़ों को। तो यही होता है ना कि आपकी फैमिली आपको समझे, क्योंकि टाइम तो लगता है, चाहे आप कोई भी फील्ड में जाओ आपको टाइम लगता है। लेकिन ये जो फील्ड है ना फोटोग्राफी फील्ड, मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग है। जैसे अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो या आप कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, हम तो क्या करते हैं, हम तो एक ब्यूटीफुल मूवमेंट देख लेते हैं, मतलब 1 मिनट के लिए देख लिया या 5 मिनट के लिए देख लिया। जो आप करते हो, जो उसको सेट करना, सेटअप करना, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नया है ये सेटअप। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मेरी टीम काम कर रही है, उनको घंटे लग जाते हैं एक फ्रेम को सेट करना, हम तो आके बात करके चले जाते। तो इसमें आपको क्या मतलब चैलेंजेस आया और आपने किस तरह से इसको ओवरकम किया? क्योंकि जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो आपको अपना सामान का भी ख्याल खुद रखना होता है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और यहाँ कराची में हमारे पास ऐसे जगहों की अगर हम बात करें तो रश कितना है, तो कैसे करते हो मैनेज? टाइम मैनेजमेंट का है आपका कुछ, या किस तरह से करते? जब मैंने स्टार्ट किया था, उस वक़्त जो था हमारे यहाँ इतना मसले मसाइल नहीं थे। कराची में आप ग्रुप्स के साथ जाते थे, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करते थे। उस वक्त था इसका? उस वक़्त ना स्नैचिंग भी इतनी नहीं थी। चीज़ें भी आपकी मसला नहीं था, आप अपनी चीज़ों को खुद कैरी कर सकते थे। मैंने खुद इतनी सारी एज़ अ गेस्ट मुझे बुलाया है, फ़ोटो वॉक्स में मैं गया हूँ। इतने लोग होते थे, मतलब अब अगर बात करें तो कोई आएगा ही नहीं सामने। भाई क्यों नहीं आएगा? भाई स्नैचिंग हो जाती है। सामान, आपका कैमरा इतना एक्सपेंसिव हो गया, लेंस इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, डॉलर के रेट पे ये है, वो है, फलाना-ढिमाका। लेकिन वही वाली बात है, जब ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं तो लोगों ने थोड़ा बैकफुट पे भी है, डर भी आ गया है। यार कैमरा लेके कैसे जाएँ? अब सब छोड़ें, कैमरा स्नैचिंग की तो नॉर्मल सी बात है, गाड़ी रुकवा के सामान निकाल लेते हैं, या आपको वॉच कर रहे होते हैं, 2-4 दिन से देख रहे होते हैं, भाई ये रोज़ आता है, 1 दिन पकड़ लो, ऐसा भी होता है। उसमें क्या हुआ, लोगों को थोड़ा डर बढ़ गया। अब डर आने की वजह से उन्होंने बोला यार बैकफुट पर आ गए। आपको अपना शौक अगर फ़ोटोग्राफ़ी है, उसके लिए आपको एक इनकम बनाना ज़रूरी है। आप जब तक वो नहीं करोगे, या तो आप बहुत लैंडलॉर्ड हो, चलो भाई लैंडलॉर्ड हो, आपको कोई काम ही नहीं करना। आपने उठना है सुबह, बाबा मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप चले गए उठ के मलेशिया चले गए, आप वहाँ से आ गए दुबई चले गए, फिर आप वहाँ से आए कहीं और, आप ट्रिप टूर लगा रहे हो और आप अपना डेटा, वो एक अलग कैटेगरी होती है, उनको छोड़ दें आप। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि अपनी सेल्फ के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो उन लड़कों की, उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो सेल्फ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उनका साथ दो, अगर वो करना चाहते हैं तो वो करें। मतलब स्टार्टिंग में एक बैकअप बना। जो बैकअप है ना, बैकअप इसी तरीके से बनेगा, बैकअप इसी तरीके से बनेगा कि आपको अपना काम दिखाना है। देखें, जब तक काम दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। दिखाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा बाहर, थोड़ा पैसा खुद से भी लगाना पड़ता है। वो ज़रूरी नहीं है, अगर अच्छा टैलेंट होता है तो कहीं ना कहीं से खुद भी आगे आ जाता है। और शेयरिंग तो आपको पता है आजकल सबके फ्रेंड्स होते हैं। किसी को बोलते हो भाई, फ्रेंड्स भी मदद करते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा तासुब वाला भी सीन है कि लोग किसी की सक्सेस, देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब वो सक्सेस हो जाएगा ना, अब जैसे
हो गया, सक्सेस हो गया। तो लोग उस सक्सेस के पीछे वाली चीज़ में कोई साथ नहीं होगा आपके। बिल्कुल। होगा कहाँ पे साथ में? वो जब जब आपकी आप वाह-वाही वाह-वाह हो जाएगी, ठीक है? हाँ, जब आपकी वाह-वाही होंगी, वाह-वाह हो जब जाएगी, उसके बाद तालियाँ बजाएँगे आपको, कांग्रेचुलेशंस, या आपको सपोर्ट मिल रही है, मिल रही है। भाई उस सपोर्ट में भी तो साथ, वो सपोर्ट में जो साथ था ना, वो आपका रियल हीरो है आपके साथ। ये चीज़ है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, कोई नहीं समझता। सॉलिट्यूड से कोई नहीं समझता। सेल्फ के आने के लिए ही आपको जो है वो करना पड़ेगा। आप कुछ ना कुछ करोगे नहीं, दिखेगा नहीं। जब काम करना स्टार्ट करोगे, रास्ते खुद ही खुलेंगे। अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ आप तवज्जो तो करो, आप अपने काम पे फ़ोकस तो करो, रास्ते मैं आपको दूँगा। वो इसी तरीके से होगा। मतलब आपका जो ये फ़ील्ड है ये बहुत मेहनत वाला काम है, तो फैमिली को कैसे टाइम देते हो? मतलब पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों को मैनेज कैसे करना? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। ये फ़ोटोग्राफ़र्स की लाइफ़ के लिए जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक टाइम आता है वो यहाँ पर आके ना बैक फुट पर हो जाते हैं। हुँ। सबसे बड़ा क्रेडिट तो मैं अपनी वाइफ़ को दूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और उसके बाद जो है मेरे बच्चे जो साथ-साथ वो इस चीज़ को, उनको भी वो हालाँकि छोटे हैं, लेकिन उनको पता है कि बाबा कहीं न कहीं काम से गए। काम से गए और मैं इतना है सेंस उनमें। बड़ी बेटी को है, बट बाकी जो 2 छोटी बेटियाँ हैं उनको इतना नहीं है। 3 बेटियाँ 3 बेटियाँ मेरी माशाल्लाह से। तो जो छोटी 2 है ना, वो थोड़ा समझती है, वो एक तो बहुत छोटी है अभी, उसको इतना नहीं पता। लेकिन सारा क्रेडिट वाइफ़ को जाता है, पूरी फैमिली को देखना, चीज़ों को देखना, मेरा साथ देना इस चीज़ में। ये फ़ोटोग्राफ़ी का काम भाई ये हैज़ल होता है। और मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं फ़ोटोग्राफ़र्स जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए सैटरडे और संडे मैंने अपने फैमिली के लिए रखा हुआ है। वीकडेज़ में आप काम करते हो। आज जैसे अगर इवेंट भी आ जाता है, तो मैं देख लेता हूँ उसको, ऐसा नहीं जैसे आज भी मेरा इवेंट है। एक बात बताऊँ आपको, आज भी मेरा वैसे इवेंट, ऑनेस्टली इवेंट है। मैं उधर जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि मैं यहाँ पर भी आया हूँ आपके पास, तो ये मेरा संडे बिज़ी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा संडे मेरा बिज़ी होता है, फैमिली के लिए होता है। मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ होता है कि उनकी तो लाइफ़ है, उनके साथ भी कहीं जाना होता है, सैटरडे को भी और संडे को भी। तो 2 दिन मेरे फैमिली के लिए होते हैं, बाकी दिन मेरे काम के लिए होते हैं। ओके, क्योंकि ये तो मैं खुद रिलेट करती हूँ आपसे कि मैं खुद अपने बाबा से ही बात पे लड़ती हूँ कि संडे हमारा होना चाहिए, लेकिन अब हम बड़े हो गए, ज़ाहिर सी बात है काम का ऐसा हो जाता है कि आपको वो चीज़ें मिस करनी आती हैं कि मतलब बचपन में हम कहीं नहीं जाते थे, हम कहते थे कि संडे बस हमारा दिन है, तो ये होता है। और साथ ही जैसे आपकी अगर फील्ड की मैं बात करूँ, जैसे आप पाकिस्तान से कराची से बिलोंग करते हो, कभी इस फील्ड में आपने इंट्रोडक्शन किया बाहर के फोटोग्राफर के साथ, या कोई ऐसा इवेंट जो आपके लिए बहुत ही यादगार हो, मतलब वो ऐसा हो कि आपने वो देखा कि मतलब ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट है, कभी ऐसा कोई मोमेंट आप हमें बताना चाहें? जी, बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो है मेरा इंडिया के अंदर एग्ज़िबिशन के अंदर मेरा जो है वो काम लगा है, और मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिली है उस चीज़ को। मुझे मेरे सर्किल के फ्रेंड्स ने बहुत किए, मुझे मेरे जो 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 इंस्टाग्राम के में बहुत सारे जो इंडियन भी फॉलोवर्स हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस चीज़ को, आर्ट को रिलेटेड। देखिए हम दूसरी बात नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स को लेके बात नहीं कर रहे, हम अगर आर्ट की बात करें तो आर्ट में सब एक साथ होते हैं। बिल्कुल। आर्ट एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे सब साथ जोड़ होते के हैं, रखता जुड़ के है। रखता है। वो वहाँ पे उन्होंने मुझे इतना अच्छा एक्सपोज़र दिया, उन्होंने मुझे मेरा काम सेलेक्ट किया, मेरे बारे में पूरी प्रेस रिलीज़ निकाली उन्होंने, नेट के ऊपर मेरी पूरी प्रेस रिलीज़ आई हुई है। तो वो चीज़ ने मुझे बड़ा बूस्ट दिया है, बहुत अच्छा लगा। वो अभी की बात है, इससे पहले भी मैंने जो है वो जो ऑनलाइन जो हमारे जो अवार्ड्स होते थे उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ से भी मुझे अवार्ड मिले हैं, ठीक है। और 360 क्या नाम है इसका, 35 अवार्ड्स हैं, वहाँ से मिले। फिर उसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे मैंने अवार्ड्स के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से मुझे मिले। तो ये जर्नी मेरी पिछली पहले से चलती हुई आ रही है। शुरू में मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले शुरू में ये हुआ था कि मैं जहाँ से बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, जहाँ से काम देखना शुरू हुआ था, वो बलूचिस्तान के मेरा काम था, जो कि सबसे ज़्यादा मेरा हिट हुआ, जो लोगों ने जानना शुरू किया ये फ़ाज़ जिलानी कौन है। तो उन्होंने मेरा काम देख के, ये ट्रक वाले जो शॉट्स थे, फिर मुझे इसी बिहाफ़ पे मुझे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम मिलना शुरू हुआ। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, काम लेना शुरू हुआ, और फिर उनके साथ मैंने काम करा, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलना शुरू हुआ कि बलूचिस्तान से एक मेरी पहचान बनना शुरू हुई कि मेरे दोस्त वगैरह भी बलूचिस्तान के बहुत अच्छे-अच्छे हैं वो सब। वहाँ कनेक्शन वहाँ से भी। वहाँ से जो मेरा कनेक्शन बना है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त बना है। वो काम मेरा बाहर तक गया है, वो दूर-दूर तक गया है काम। उस काम की वजह से ना कि फ़ाज़ जिलानी को लोगों ने जानना शुरू हुआ है। फिर साथ में वेडिंग्स करता था, वेडिंग्स का भी एक नाम आ गया। तो इसी तरह से मैंने दोनों चीज़ों को जो है ना अपनी
उसको हॉबी लेके चला हूँ और उसको जो है एज़ अ बिज़नेस लेके चला हूँ। और अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरी हॉबी जिसको मैं लैंडस्केप्स कहता हूँ, इसमें भी मैं आपको बता दूँ मेरे पास ऐसी एजेंसीज़ का आते हैं जो कि मुझसे शॉट्स लेते हैं। ड्रोन के शॉट्स भी मैंने उनको दिए हैं, पिक्चर्स भी मैंने उनको दिए, मेरी सेल आउट होते हैं शॉट्स। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लोग समझ रहे हैं कि नहीं यार ये तो वेडिंग से कमाता है, वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रिसेंटली मैंने सेंड किए, अपने सेल किए। इसी तरीके से मैंने ट्रक वाली कंपनीज़ को भी मैंने सेल किए अपने शॉट्स वगैरह, उन्होंने मुझसे शॉट्स लिए हैं अपने डिपो में लगाने के लिए। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी मेरा कुछ ना कुछ काम चल रहा है, जो मेरा शौक है, और यहाँ से जो प्रॉपर बिज़नेस है वो इस ये है कि आप रुके नहीं, आपने स्ट्रगल करते गए और लोग मिलते हैं, ये वाक़ई ये बात है। एक ऐसा सवाल जो मेरे लिए और मुझे यकीन है कि सारी जो लड़कियाँ हमें देख रही हैं, उनके लिए ये जानने का बहुत मतलब होता है कि मतलब आपके चार्जेस क्या हैं? वेडिंग अगर आप कर रहे हो, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी अगर लोग आपको अप्रोच करना चाहें, कोई भी तबके से हो, कहीं से भी हो, मैं बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई मतलब कॉमन लोग आपको अप्रोच करना चाहें, जो आपका काम है, अभी तो आपका काम बहुत हाई क्वालीफ़ाई पे चल रहा है, तो आप कितने चार्जेस लेते हैं? देखिए, जो स्टार्टिंग है ना वो अलग-अलग पैकेजेज़ होते हैं, ठीक है? तो सीज़न वाइज़ होते हैं। अभी जो सीज़न चल रहा है जैसे, तो पर डे 50 प्लस होता है, जो मेरा अभी चल रहा है, तो वो उस पे ही चल रहा है। अब सीज़न अगर ऑफ होता है, जैसे वैसे तो कभी ऑफ नहीं होता, लेकिन आजकल पिछले इस साल में कुछ थोड़ा ड्रॉप आया है बीच में, 3, 4, 5 महीने का, जिसमें सबने थोड़े-थोड़े से रेट्स कम किए थे अपने। लेकिन उसमें भी इतना काम नहीं आया था, क्योंकि आपको पता है अभी जो महँगाई और वो सब चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि अगर लोग महँगाई को लेके के समझते हैं इस चीज़ को, तो खाना भी फिर वो तगड़ा करवा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल से उस चीज़ को भी थोड़ा-सा देखें। ये आपकी मूवमेंट्स होती हैं, ये मूवमेंट्स होती हैं, बाहर नहीं आता। कहते हैं लोग खाना सबको याद रहता है, फ़ोटोज़ याद नहीं रहती है, ऐसा भी होता है। खाना सबको याद रहता है, फ़ोटोज़ नहीं रहती। तो फ़ोटोज़ जिनको याद रहती हैं, वो उनके लिए होती है जिन्होंने इवेंट करवाया है। ये पूरे इवेंट वालों के लिए नहीं होती है। तो फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ख़ास तौर पर लड़कियाँ इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो होती हैं बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि मेरी अपनी मूवमेंट्स होनी चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए जो कि मुझे आगे तक याद रहे, तो इसके लिए वो पैसे भी खर्च करती हैं। और जो लोग करते हैं वो करते हैं भाई, जो लोग नहीं करते, जो हर वक़्त बजट को लेके चलते हैं, देखिए बजट में फिर यही होता है, फिर बजट होता है। बजट बजट में आप ये नहीं सोच सकते कि आपको आईफ़ोन मिल जाएगा। वो काम फिर नहीं बजट मिलता। में आईफ़ोन नहीं मिलेगा आपको, फिर बजट में आपको जो और ब्रांड्स हैं ना आपको वही मिलेंगे, ये समझें फिर आप इस चीज़ को भी। लेकिन वो समझते नहीं, वो बजट है हमारा, तो बजट में तो हमें जो है ना वो ये भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ अप्रोच हमेशा वहीं करें जहाँ पे आप काम देख के जज करें, उसका काम कैसा है, फिर आप उसको वैल्यू ऑफ़र करें, तो अच्छा भी लगे, उसको भी बुरा ना लगे। लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा है कि वो समझते हैं फोटोग्राफी तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप इवेंट पे बुला लो, जो लाख रुपए वाला बंदा भी होगा वो भी सस्ते में कर देगा। लेकिन लोग सॉरी टू से दूसरी चीज़ों पे आपके लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन फोटोग्राफर को देने के लिए वही 15,000, 20,000, 25,000 रखते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप उसके काम से जज करो, वो काम कैसा करता है। अगर उसका काम वाक़ई इस लेवल का है, तो आप जस्टिफाई करो कि जो वो कॉस्ट ले रहा है वो सही है कि नहीं है। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। और ये चीज़ बताना भी है हमें, क्योंकि आपके जैसे आप फ़ोटोग्राफ़र हो, आप लोगों को सही से कन्वे कर सकते हो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए। लेकिन एक और बात मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे प्लेटफ़ॉर्म से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, तो आप प्लीज़ उसे डिस्काउंट दे दीजिए। मैं 10% डिस्काउंट दे दूँगा उसको। और दूसरी बात, आपको ट्रैकिंग का शौक कहाँ से आया? क्योंकि मैं आपके वीडियोस देख रही थी, मैं आपके पिक्चर्स देख रही थी। ये एक अलग सी मतलब चीज़ है, फ़ोटोग्राफ़ी है आपकी, लेकिन जो ट्रैकिंग करना, सर्वाइवल गेम करना, अलग-अलग जगहों पे जाना, सोलो ट्रिप करना, ये कहाँ से आया? अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये वाक़ई एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मैंने पहले कभी ट्रैकिंग की ही नहीं है, कि मैं क्लियरली बता दूँ, लोग मुझसे बाद में पूछे थे, "यार आप तो ट्रैकिंग करते हो इसलिए आप ट्रेनिंग भी नहीं ली? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। आपको बहुत ज़्यादा कोई हाई पे अच्छा 4,000 तक तो आप चले आते हो। 6,000 से 8,000 पे आपको जाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। अब जो मैंने पासेस क्रॉस किए, पहले मैं आपको उसका बता दूँ, मैंने कश्मीर टू नारायण का पूरा एक ट्रिप किया है। लोगों ने पहले भी किए हैं, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं, लोग करते हैं। लेकिन मेरे लिए इसलिए पहली दफ़ा था, मैंने पहले कभी ट्रैकिंग की ही नहीं है। मैंने ट्रैकिंग नहीं की, मैं ऐसे नॉर्मल चला हूँ सीधा-सीधा। पहाड़ चढ़ना एक अलग बात होती है, पासेस को क्रॉस करना एक अलग बात होती है। 4,300 मीटर, सही है, वो मैंने पास क्रॉस किया। किस लड़के ने क्रॉस किया जिसने आज से पहले ट्रैकिंग नहीं की, ठीक है। यहाँ पे लोगों को लग रहा है
एक एक लगता है कि मजाक है, ऐसा मजाक नहीं है। आप खुद क्रॉस कर कर आ जाओ, मैं आपसे बात कर लूंगा। फिर सिंपल सी बात है, मैं सबको यही कहता हूँ। उसमें क्या होता है, 4900 फीट आपका जो है वो पास क्रॉस हो रहा है। इट्स मीन कि यार आप कोई तो बात है। और उसकी फुटेजेस वीडियोस मेरा यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, फहद एक्सप्लोर्स के ऊपर आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखिए, विदाउट टीम। विदाउट टीम में अकेला सोलो लाहौर इस्लामाबाद के लड़कों के साथ गया था, जो कि नॉर्मल, मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था, मेरे लिए भी सब नए थे, उनके लिए मैं नया था। तो मैंने बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट की, मैंने पंगा ले लिया था। वैसे ज़्यादातर लोग एक वक्त में 2 लेक्स कवर करते हैं, मैंने 7 लेक्स कवर कर दी, इतना जज्बाती हो गया। और 3 पासेस क्रॉस किए मैंने। एक पहला पास था घटिया पास, जो सबसे मुश्किल पास था। जब मैंने वो पास क्रॉस किया तो मैं वहाँ पे गिरा भी था, मेरे चोट भी लगी थी घुटनों में, मुझे लगा यार आगे मैं चलूंगा नहीं। लेकिन वो डॉक्टर था कि उसने दवाइयाँ वगैरह दी, थोड़ी हिम्मत बन गई। आगे मैंने ये सोचा था अगर फहद यहाँ पे हार गया ना तो तू आगे नहीं कर सकेगा। वो मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उस चीज़ को छोड़ के मैं आगे बढ़ा। और जब मैं आगे बढ़ा उस चीज़ को छोड़ के, तो मैंने उसके बाद जो है आगे बढ़ा। तो जब घटिया पास मैं क्रॉस कर रहा था तो मैं वहाँ से गिर भी गया था, मेरी चोट लगी थी घुटने पे। तो वहाँ डॉक्टर थे, उन्होंने भाई बड़ी हेल्प की हमारी। वो तो किस्मत से मुझे पता नहीं था वो डॉक्टर थे, वो उस वक्त ही पता चला। और मैं उनके साथ ही कैंप में था, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। तो सुबह तक थोड़ा बेहतर हुआ था। मैंने जो कुछ था ना सब बांध लिया था पाँव पे, बैंडेज ये वो सब। और फिर मैंने मेरे पास जो अपना स्लीपिंग बैग था वो -5 वाला, उसमें मैं चला गया था। वो बहुत सर्दी थी रात में। और ये लग रहा होता है बहुत आसान होता है, लोग जब वीलॉग देख रहे होते हैं तो उसमें लोगों को नॉर्मल चीज़ें लग रही होती है, लेकिन उसके पीछे की जो एफर्ट होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। खटिया पास को हमने क्रॉस करके फिर हम अगले दिन ही, फिर दूसरे दिन ही हमें दूसरी जगह निकलना था, नूरी वाटरफॉल। फिर वहाँ पे भी हमने रेस्ट किया। फिर उसके बाद फिर हम लोग निकले आगे। तो हमें जाना था अपना सराल की तरफ। सराल की तरफ जाने के लिए फिर जुम्मा पास हमने क्रॉस किया, फिर सराल पर आए, फिर सराल पहुंचे। फिर सराल के बाद फिर हमने सराल के पास भी फिर हमने सराल पास क्रॉस किया। फिर हम उसके बाद फिर दूती पत्थर पे गए, दूती पत्थर के बाद मौला की बस्ती पे गए। तो मतलब ये देखनी आप, ये हर दिन एक एक दिन लगा के पहुंचना। फिर पूरा हमें लगता था 6-7 घंटे लग जाते थे चलते ट्रैकिंग चलते। करने में। बिल्कुल। और जब आप पास क्रॉस कर रहे होते हो ना तो इतना आसान नहीं होता। जुम्मा पास पे मैं खुद फंस गया था अंदर, और मुझे ये भी नहीं पता था ये नीचे क्या है। वो कह रहे थे कि भाई ये बर्फ ही है, इसके नीचे स्लिप है। अच्छा। हाँ, तो वो फंस गया था मैं वहां से। ठंड की वजह से ना वो ठंड की जम वजह से। जाते और हैं। जब वो मैं बाहर आ रहा था तो सुन भी हो गए थे, जाहिर सी बात है बर्फ है और मौसम वहाँ का डिफरेंट होता है, टेम्परेचर 0 में होता है। तो बहुत सारे आपको चैलेंजेस करने पड़ते हैं। मेरे लिए वाकई, जब बाद में मुझे लड़कों ने जब वापस पहुंचा था वहाँ पे नारायण तक, और नारायण में कुछ एक और टाइगर पीक कर आ रहे थे जो वो मेरे साथ बैठे हुए थे, उनको पता चला मैं कराची से आऊँ, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे बोले यार कराची वालों में भी इतनी हिम्मत है, क्योंकि ज्यादातर लाहौर इस्लामाबाद के यहीं के लोग करते क्योंकि हैं, वेदर कराची से बहुत कम आते हैं लोग। एग्जैक्टली वेदर का बहुत इफेक्ट करता है। हमारे पास बिल्कुल। गर्मियाँ कितनी, और वहाँ बहुत। का नेचर, वहाँ का वेदर बिल्कुल चेंज है। और आपके साथ आप पूरे गैजेट कैरी करके गए थे। बिल्कुल गैजेट्स थे मेरे पास ड्रोन था, मेरे पास जो था वो गोप्रो था। और जिन लोगों के पास अगर 14 प्रो या 13 प्रो मैक्स भी है ना, वो भी सही है, कोई मसला नहीं। अगर आप कैमरा कैरी नहीं करना चाहते तो कैमरा बेशक नहीं लेके जाओ, लेकिन 13 प्रो मैक्स या 14 प्रो मैक्स भी है, आपकी वीडियोस भी अच्छी बनेगी, आपकी पिक्चर क्वालिटी भी आएगी। मैंने तो वही लेके गया था, कैमरा नहीं लेके मैं गए। कैमरा लेके ही नहीं गया क्योंकि था, वो बहुत क्योंकि मुश्किल और होता है ना। एक और चीज ऐड कर लूं, एक और मुसीबत मेरे क्योंकि लिए हो जाती आपको थी। अपना खाना भी खुद कैरी करना बिल्कुल है, आपको बिल्कुल। अपनी स्लीपिंग बैग, अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, जो बैग होता है ना आपका, उसकी भी कैलकुलेशन होती है कि आपको वही सामान रखें जो आप कैरी कर सकते हो। अच्छा, साथ में आप चॉकलेट्स ले लो, सही है, नट्स ले लो, खजूर ले लो, ये चीजें आपको एनर्जी देती हैं। सालन वालन नहीं चलता वहाँ पे, हाँ। सही है। मैं पहले बता दूं, सैंडविचेस बना के ले गए आपको, तो एक और बड़ा मसला है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब कैरी ज़्यादा करना। खाओगे तो फिर आपको वॉशरूम की भी होगी, वहाँ पे कोई बने हुए तो रहते नहीं है। ट्रैकिंग में पहला रूल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो चीज़ें खाएं जो आपको, जो कहते हैं ना उसको, फाइबर वाली चीज़ें होती हैं जो एनर्जी देती हैं, वो बेस्ट होती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, वो सबसे बेस्ट है। फिर आप जब पहुंच जाए तो एक मील तो आपको बनता है, वो तो आपको रात में आप एक मील खाओगे, वरना नहीं खाओगे तो फिर आप चलोगे कैसे। एक मील तो आपका बनता है। मतलब ये क्रेजीनेस कहाँ से आया? कौन ये आपको? मैं ना बहुत अरसे से कह रहा था कि देखिए एक ही काम करते करते बोर हो जाता है बंदा, काम को शिफ्ट करें दूसरी चीजों पे। मेरी हमेशा से आदत है, मैं जब एक चीज कर रहा होता ना, उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए ना मैं कुछ डिफरेंट कर देता हूँ, फिर आगे जाके कुछ अलग कर देता हूँ। इसी तरीके से मैंने सोचा हुआ था कि यार अब मैं इस ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मैंने अपना पूरा प्रॉपर चैनल बनाना है,
तो मतलब यही मैंने है इसको लेके चलना है, लोगों को बताना है और ये सब चीज़ें कि लोग ट्रैवलिंग कैसी है और ट्रैवलिंग देखता था। मेरे बहुत अच्छे-अच्छे ल लोगों को मैंने देखा, जैसे वाइल्ड लाइफ इब्रार भाई हमारे हैं, वाइल्ड लाइन्स भाई इब्रार भाई जो है, इब्रार भाई को मैंने देख के बाइक का शौक हुआ, तो बाइक मेरे पास थी, तो बाइक पे मैंने ट्रिप किया बलूचिस्तान का। तो मुझे बाइक पे अच्छा बाइक पे भी मैं ट्रिप कर चुका हूँ बलूचिस्तान का, जिससे मुझे बहुत होप मिली थी। वो वहाँ अभी का एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त था। बाइक के ऊपर भी हमें लग रहा होता आसान होता है, तो इतनी गर्मी में मैं चला गया, मुझे पता अंदाज़ा भी नहीं था। मौसम बहुत अच्छा था पीछे प्रीवियसली, लेकिन एकदम मैंने गर्मी में चला गया, तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा ना हैज़र्ड हो गया, लेकिन मज़ा बहुत आया। वो मुझे एक्सपीरियंस ने मुझे थोड़ा बूस्ट दिया कि अब मुझे बलूचिस्तान जब भी जाना है ना, बाइक पे जाऊँगा मैं। बाय तो ये मतलब ये होता है ना कि आप जब जाते नहीं हो, आप ट्रैवल नहीं करते हो, आपको लोगों के बारे में पता नहीं चलता। तो आप हमें बताएं ना कि जैसे आप बलूचिस्तान ट्रैवल कर चुके हो, नॉर्थन एरिया ट्रैवल कर चुके हो, वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? कैसे मिलते थे आपसे या उनसे जब आप फोटोग्राफी करते थे? क्योंकि कराची में तो आप रिलैक्स हो, आप कंफर्ट अपने कंफर्ट जोन में काम करो, लेकिन वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है। तो क्या फील हुआ है? लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? पहली बात तो जब भी आप नॉर्दर्न एरिया जाते हो, शूट करते हो, कुछ करते हो, वो आपको कुछ नहीं कहते। और उनको ये बलूचिस्तान बात पता होता है यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, और हम अगर उनको इस चीज़ से रोकेंगे तो मसला है। कुछ जगहों पे होता है, वो भी रात के वक़्त करते हैं, क्योंकि रात के वक़्त याद रखें भई उनकी भी प्राइवेसी लाइफ़ होती है, कि वो देहात गाँव ही होते हैं, जहाँ पे उन्होंने घर बनाए हुए होते हैं। अगर आप वहाँ पे रात में जाके आप शूट करोगे, तो भाई ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये बात गलत भी है। हम लोगों को शौक होता था ना एस्ट्रो का। एस्ट्रो के शौक के लिए भी मैं आपको बता दूं, जब भी हम बलूचिस्तान भी जाते हैं, तो बलूचिस्तान में हम उन एरियाज में जाते हैं जहाँ पे हमें कोई आबादी ना हो। सही है। अब सपत पे मैंने एस्ट्रो की थी, सपत पे कोई आबादी नहीं है, बहुत खूबसूरत है। कुन मरीन पे मैंने की है, कोई आबादी नहीं है। ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, वहाँ मैंने की है। उरमारा पे हमने की है, कैंपिंग की है, वहाँ की है। गवादर में नहीं की, क्योंकि गवादर में कोई रूल ही नहीं है ऐसा। आप कहीं कोई वहाँ पे आर्मियों का आना जाना बहुत है, कानवे वगैरह प्रोटोकॉल, तो वहाँ पे हमने नहीं की। हाँ, और जगहों पे मुझे चांस नहीं मिला, जैसे पशुकान पे मैंने की नहीं है। पशुकान में वैसे गया था, पिशुकान सॉरी, पिशुकान पे मैं वैसे गया था। पिशुकान पे मैंने जो है वो कोई नाइट नाइट फोटोग्राफी नहीं की, जबकि मेरा बहुत शौक था, मुझे टाइम भी नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। बलूचिस्तान के तो बिल्कुल भाई हैं हमारे। मतलब वहाँ के लड़के मुझे बोलते, फात भाई जब आ रहे हो ना, आप हमें बता देना। जैसे अब वहाँ पे मैं जा रहा था गवादर, तो उस लड़कों ने मुझे बोला था, फात भाई अबे वो पसनी से लड़के वहाँ गवादर आ गए मिलने के लिए। और जब मैं फर्स्ट टाइम पसनी गया था, तो क्या मेहमान नवाजी की थी उन लड़कों ने मेरी, मुझे आज तक नहीं भूला मैं। वो लड़के गवादर से जो थे, वो हमें हमें मिलने के लिए हम लोग गए थे नायकॉन वालों के साथ। तो हम लोगों की फोटो वॉक थी वहाँ पे। हमने जो है वो क्या नाम है जामनी, कौन सा बीच बीच होता है ग्वादर में नहीं अपना जीवनी जिवनी, जीवनी वो उस बीच पे भी गए थे हम लोग। उसके बाद फिर हमारा जो था वो एक और था वहीं पे, कौन, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, तो वहाँ पे हमने एस्ट्रो की थी। वो नाइट पे लड़के हमने वहीं पे की थी, वो बहुत मजा आया था। पूरा हम लोग बेसिकली गए एस्ट्रो के लिए। गंज भी तो है, जीवनी है, पिशुकान है, मतलब आपने ऑल ओवर ये जगह देख ली। ये सब मस्तानी जो वहाँ पे डेजर्ट है, वो नहीं देखा मैंने। उसको मस्तानी डेजर्ट कहते हैं, वो मुझे बहुत शौक था, वो मैं नहीं देख पाया। इन फ्यूचर अब दोबारा अगर मेरा जाने का है, तो बिल्कुल मैं एक प्रॉपर एपिसोड पूरी बनाऊंगा इसके ऊपर भी मैं, और वहाँ की अपना पसनी की, तो मैं बिल्कुल ये लाजमी मैंने करना है। लेकिन बहुत अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं, कभी भी आपको रोकेंगे नहीं, और कोई छीनने मिलने वाला भी सीन नहीं होता। अब मैं जब भी वहाँ जाते हैं बहुत ही पुरसुकून रहा हूँ। मैं रात में 4-4 5-5 बजे हम लोगों ने जब एस्ट्रो करते थे, तब जब कुछ नहीं होता था, तो फिर मेरे ख्याल से अभी भी कुछ नहीं होगा आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो आपके माइंडसेट पे होते हैं, लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप ट्रैवलिंग करते हो ना, तब आपको रियल मीनिंग पता चलता है कि आप किस तरह से हो, लोगों का सोच क्या है। और जैसे मैं खुद घूमती फिरती रहती हूँ, तो मुझे लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका तो फील्ड ही है ये। तो अभी आप इन प्रेजेंट पे हम आके बोलते हैं कि आपका ऑलरेडी काम चल रहा है, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो, आपने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो क्या यूट्यूब में आप अपने इस जर्नी के हवाले से लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, या आप सिर्फ ही अपने ट्रिप और ट्रैवल वीडियोस डालना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मैं इस पे प्रॉपरली पूरा मैं गाइड भी करूंगा। अब मैंने सोचा है कि मैं न्यू कमर्स आ रहे जो हैं, नए लड़के आ रहे हैं उनके लिए भी वीडियोस बनाई जाएं, फोटोग्राफी को रिलेटेड भी बनाई जाएं। मैं ट्रैवल को भी लेके बनाऊंगा, मैं फूड व्लॉगिंग को भी लेके बनाऊंगा। देखिए है तो सब कुछ है ना। फहद एक्सप्लोर्स के ऊपर आपको सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं मिलेगी। फहद एक्सप्लोर्स का मतलब ये, एक्सप्लोर्स मतलब खोज,
किसी भी चीज़ की खोज। अब फूड है, हम फूड पे व्लॉग बना रहे हैं, उसकी खोज मतलब हम जानना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई ये खाना बहुत अच्छा है, आप इस पे भी बनाओ। तो मैं सब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैवलिंग को रिलेटेड टारगेट करूँ, नहीं, ट्रैवलिंग भी वो एक तो पार्ट आपका है, वो शौक मेरा है। शौक है, वो भी दिखाऊँगा। साथ में कैमरे भी बताऊँगा, कौन से कैमरे इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी लाइटें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह के गैजेट्स आप कैरी कर सकते हो। ये सब चीज़ें भी इन फ्यूचर आप वीडियोज़ देखेंगे मेरी, और मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ। इस फ़ील्ड ने आपको कैसे बदला? मतलब आप अपने अंदर क्या चेंजेस देखते हैं और क्या आप नहीं थे और आज आप वो बन गए? इस फ़ील्ड ने मुझे नाम दिया है, नाम पहचान दी है, बिल्कुल, इज़्ज़त आपकी दी है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दी है, इज़्ज़त दी है। इसने लोगों में 10 लोगों में भी कहीं बैठा हुआ होता हूँ, तो कहीं न कहीं कोई न कोई आ जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्रेडिबिलिटी, ये आप समझ रही हैं? हुँ। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत जो टाइम के बाद सैटिस्फिकेशन। बिल्कुल सैटिस्फाई बंदा अपने आप से, मैं अपने आप से सैटिस्फाई हूँ। मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, सिर्फ़ इसलिए नहीं की थी कि मेरा नाम बन जाए, ये वो नाम बनना एक बात की बात है। कहते हैं सबसे पहले जो है ना, आप ना उस चीज़ के पीछे भागो जो आपको अपने से लगा के रखती है, सही है? और इज़्ज़त और शोहरत बात की बात है, वो आपको बाद में मिल जाएगी। लेकिन आप जिस चीज़ के को समझते हो ना, उस चीज़ से लो लगा लो अपनी अपनी अपना फ़ोकस कर लो। तो जब आप उसको आप समझ जाओगे, वो आपको समझ जाएगी ना, तो उसके बाद सब चीज़ें आपके पास आ जाएँगी। तो मैं ये समझता हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या देखना चाहते हैं आप अगले 5 साल में? क्या बदलेगा और क्या आएगा नया हम देखें? अ, अगले 5 साल में देखें, अगर मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स भी थोड़े से करना चाह रहा हूँ। अभी तक नहीं किया कोई मैंने ऐसे किए, ट्रिप काफ़ी किए? किए। ओके। दुबई भी किया मैंने। मैंने जो है वो इवेंट पे किए या इवेंट पे भी किए हैं, विदाउट इवेंट भी किए हैं। मैंने पीसा अवार्ड्स कवर किया है, मैं दुबई गया था, मैं पीसा अवार्ड्स कवर किया है मैंने। उसके अलावा मैंने सऊदीया भी जा चुका हूँ, ठीक है? मैं अमेरिका मैंने ट्रैवल किया, अमेरिका मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, वहाँ जा चुका हूँ मैं, तुर्की जा चुका हूँ, मैंने काफ़ी जगह ट्रैवल किया, इंटरनेशनल ट्रिप्स मैंने काफ़ी किए। लेकिन अब मैं थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा उसको कहते हैं ना कि वहाँ जाके एक्सप्लोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी वीडियोज़ बनाऊँगा। देखिए मैंने यूट्यूब, मुझे सब कहते हैं यार फ़ातिमा आपने यूट्यूब तो यार 6-7 साल पहले स्टार्ट करना चाहिए था, अब क्यों बिल्कुल करें? किया। ये वाला सवाल ही मैं अभी बताता हूँ आपको। ये मैंने अभी इसलिए किया है स्टार्ट कि मुझे उस वक़्त इतना वीडियोज़ का पता ही नहीं था कि वीडियोज़ भी बनानी चाहिए। मैं एक ही चीज़ कर के ना बोर हो रहा था। फ़ोटोज़, 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 स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक। क्या थोड़ा-सा चेंज चाहिए। जब आप कहते हैं ना ग्लोबली जब चीज़ें चेंज होती हैं, तो आपको भी अपना चेंज करना चाहिए। तो मैंने अपने पैरामीटर्स को थोड़ा चेंज करते हुए वीडियो कंटेंट पर आया। अब मैं रील्स भी बनाता हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने एप्रिशिएट किया। रील्स मुझसे पूछते हैं आप कैसे बनाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर से बनाते हैं आप? मैंने बता देता हूँ, मैं कैपकट से भी बनाता हूँ, मैं प्रीमियर से भी बनाता हूँ, मैं फाइनल कट प्रो से भी बनाता हूँ, मैं सबसे बनाता हूँ, क्योंकि अब मैंने वो चीज़ें सीखना शुरू की हैं। तो मुझे शौक हो गया वीडियोज़ का। अब मैं वीडियो कंटेंट बनाता हूँ। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अलग-अलग चीज़ों पे, अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, मैंने वर्ल्ड कप पे वीडियोज़ बनाए, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को अच्छा भी लग रहा है, अच्छा लोग आके बात भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, तो ये मुझे मज़ा आ रहा है। आपको ऑडियंस भी मिल रही है। ऑडियंस भी मिल रही है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को ना अगले 5 सालों में और ऊपर लेके जाऊँ और जगहें दिखाऊँ। अब मैं जहाँ भी जाऊँगा, मेरे साथ एक व्लॉग मेरा होगा, लाज़मी। तो जिस तरह मैंने अभी करारी रिवर का व्लॉग बनाया था, बलूचिस्तान का, वो भी बड़ा अच्छा लोगों को पसंद आया। अब जिस तरह से अभी मैं ट्रैवलिंग पे जब ये गया था, ये मेरी एपिसोड्स चल रही हैं। अब आने वाली 3 एपिसोड्स रह जाएँगी, ये कश्मीर टू नारायण, ये भी जल्दी हो जाएँगी, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा मेरा सिनेरियो। फिर इंशाल्लाह मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगा, वो एपिसोड्स में नहीं बनाऊँगा, वो पर डे के हिसाब से। जैसे मैं वहाँ गया था, मैं अपना बलूचिस्तान में, अब मैंने मड वोल्केनो जाता हूँ, तो मैं वहाँ की बना लूँगा। सपत जाऊँगा तो वहाँ की बना लूँगा। हर जगह की एक-एक बना लूँगा, और एक ही मैंने उसकी पूरी अपनी जो है प्लेलिस्ट रखी है, जहाँ पे वो मैं ऐड करूँगा। तो जिसको देखनी होगी वो सारी वीडियोज़ हमारी देख सकता है। उसमें मैं सब चीज़ें बताऊँगा कि भाई कितनी देर में पहुँचोगे, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये बताना। क्या-क्या लेके जाना एक है? बिल्कुल, बहुत से नए लोग हैं। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है ना, ओके। बहुत से लोग पहले मैं तो 2003 में, ओह सॉरी 2013 में, 12 और 13 में मैं गया था। कहाँ पे? बलूचिस्तान फर्स्ट टाइम। मैंने पहले जो शॉट्स लिए थे, अगर मैं उस वक़्त स्टार्ट करता,
तो सोचिए अभी क्या होता। नहीं होता, मैं उस वक़्त मैंने स्टार्ट नहीं किया, उस वक़्त मुझे इतना नहीं, मैं पिक्चर्स पे फ़ोकस था। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सब कुछ करूँ। तो मैंने अपने आप को थोड़ा-सा एक्सपैंड किया इस चीज़ को वेल लेकर। सेटल हो गए, माइंडसेट आपका बन गया। तो मतलब ये मुझे आपकी बातों से मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली, क्योंकि आप जैसे लोग हैं, जो एक मिथ होता है ना लोगों में कि वो फोटोग्राफी को फील्ड नहीं समझते, लेकिन अभी है एक उम्मीद सी है एक कि आप जैसे लोग हैं इस मिथ को ख़त्म कर रहे हैं कि ये फील्ड में भी लोग आ सकते हैं, बच्चे इसमें इनाम कमा सकते हैं। बट इसमें ये कि आपको कंटिन्यूसली काम करना है, पीछे नहीं हटना है, काम करना है। हमारे इस शो में कहते हैं कि छोटा सा एक सेगमेंट है जिसमें हम आपसे वन वर्ड सवाल पूछेंगे। ये तो हम इसलिए करते हैं कि आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जर्नी है आपकी ना, वो हमें आपकी बातों से नज़र आ रहा है। लेकिन अब इस सेगमेंट में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको हमें वन वर्ड में जवाब देना है। रेडी आप उसके लिए? जी, बिल्कुल रेडी हूँ। ओके। एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट मील जो आप डेली खाना पसंद करते हैं? कढ़ाई, एंड डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जाना चाहें? माउंटेन्स। ओके। एंड योर लव लाइफ? सॉरी? योर लव लाइफ मतलब किससे आप इंटरेक्ट करते हो, कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अबाउट योर लव, इसको तो सोचने की जरूरत नहीं, आपकी वाइफ आपको देख। नहीं, ये बात नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, वाइफ बेटर हाफ़। ओके। नहीं, अगर कोई और भी है तो आप हमें बता सकते नहीं, हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। ओके। जो है मेरी बेगम को वैसे ही पता है। मेरी बेगम को मेरे बारे में सब पता नहीं, है। वन वर्ड में बोलना वन वर्ड में योर लव लाइफ। वाइफ से हटके अगर पूछें तो ट्रैवल। ओके। एंड योर इंस्पिरेशन जो आपको इंस्पायर करता है, डेली डेली बूस्ट करता है आपको? सर ज़फ़र। एंड योर फेवरेट फोटोग्राफर, इंटरनेशनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। बहुत सारे हैं, ये तो एक एक बताना है। एक बताऊँ मैं? हाँ। एक बताऊँ, इतना खतरनाक पूछ लिया आपने। इसमें तो सोचने की कोई बात नहीं थी, आप झट से बता देते। या शुएब अली। ओके। एंड अगर आप आज फोटोग्राफर नहीं होते तो आप क्या बनना पसंद करते? क्रिकेटर। क्रिकेटर। ओके, आपको क्रिकेट का बड़ा शौक है। मैंने हाँ। और अगर आपके पास कोई अथॉरिटी हो अभी के टाइम में, तो आप अपने फील्ड में क्या बदलना चाहते हो? मैं जो हूँ निज़ाम बदलूँगा। एक एक वर्ड में क्या बदलना चाहते हैं? ओके। ऐसे सिस्टम। सिस्टम तो एक अलग चीज़ है। ओके। मतलब आपके फील्ड में क्या बदलना चाहते हो? लोगों के माइंडसेट, मैं आपको हेल्प भी कर रही हूँ। आप ये कह सकती हैं कि मैं जो एक हूँ। वर्ड में बता। हाँ, बिल्कुल एक वर्ड में बोलूँगा। सोच। सोच। ओके, थिंकिंग। और योर मैसेज? मेरा मैसेज सिर्फ यही वो है। एक वर्ड में नहीं, एक वो वर्ड आप वो तो बोल बता। सकते हाँ। मेरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी लाइफ में है ना, वो ये है कि अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो उसको ना पूरी लगन के साथ करो। अब ये भूल जाओ कि वो तुम्हें कहाँ लेके जाती है। ये देखो कि वो अगर तुम्हारा उससे रिलेशन बन गया है ना, तो उसके लिए पूरी जान लगा दो। क्या पता वही तुम्हारी जो जान है ना, वो आगे तुम्हारे काम आ जाए और तुम्हें वो कहीं से कहीं ले जाए। तो यही चीज़ होती है कि सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपना अखलाक, लोगों से बात करने का अंदाज़, ये आपको बहुत इज़्ज़त पहुँचाता है। इज़्ज़त बनाना बहुत मुश्किल है और गँवाना 2 मिनट का काम है। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छा इंसान पहले बनें आप, और आप जो करना चाहते हैं, उसमें फ़ोकस करें। आप जब तक वो चीज़ नहीं करोगे, तो याद रखो ज़िंदगी में हमेशा अधूरे रहोगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे मैं आप सबको ये बताऊं कि हमें फोकस्ड रहना चाहिए अपने लाइफ में, अपने गोल के बारे में। जो भी चीज़ें हमारे पसंद की हैं या हम उसके काम करना चाह रहे हैं, तो हमें उसमें कंटिन्यूसली काम करना चाहिए, ब्रेक नहीं देना चाहिए। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहें, प्यार बांटें। और अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपने नीचे दिए गए लिंक में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप अपने बारे में हमें बता सकते हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो, तो हम आपको बुलाएंगे, आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।